It's again belong with the legacy classes, right? So it comes into the 1.0 version, right? Again it comes in a 1.0 version. और प्रॉपर्टीज क्लास का हम यूज कहाँ पे करते हैं, राइट? अभी तो हम प्रॉपर्टीज क्लास का मेजरली यूज नहीं करते, बट जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज है, जो रिसेंट फ्रेमवर्क है आपका, वो है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है, राइट? अब ये जो फ्रेमवर्क है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो क्लास है वो मेजरली यूज होता है, राइट? अब वहां पे ये कैसे यूज होता है? सो in properties, right, you can define each and every component regarding your application, right? आप properties के अंदर आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉपर्टीज वहां पे असाइन कर सकते हैं। जैसे वो चीज आपको असाइन करना है जो आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करना रहता है। जैसे मैं कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा हूँ, राइट? अब उस एप्लीकेशन में मैं अभी यूज कर रहा हूँ MySQL डेटाबेस। इन फ्यूचर अगर मुझे MySQL की जगह पे कोई और नया डेटाबेस चाहिए, तो मैं क्या पूरी एप्लीकेशन को चेंज करने नहीं बैठूंगा। व्हाट आई सजेस्ट टू डू, आई जस्ट चेंज माय प्रॉपर्टीज फाइल, राइट? मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज फाइल को चेंज करूंगा और उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो मेरे थ्रू आउट एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिक होना चाहिए। सो properties class is basically used to define common content for the application, राइट? अगर आपको एप्लीकेशन के लिए कॉमन कंटेंट आइडेंटिफाई करने हैं, तब जाके आप यूज कर सकते हो प्रॉपर्टीज फाइल का। अब कॉमन कंटेंट्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट कॉमन कंटेंट्स जो होता है वो होता है हमारा डेटाबेस इंफॉर्मेशन, राइट? डेटाबेस इंफॉर्मेशन लाइक जैसे हमें कोई भी डेटाबेस एक्सेस करना है, राइट? तो उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए वी रिक्वायर सर्टेन थिंग्स, राइट? जैसे मुझे पहला चाहिए ड्राइवर क्लास चाहिए, फिर मुझे URL चाहिए उसका, राइट? फिर मुझे उसका यूजर नेम चाहिए, राइट? फिर मुझे चाहिए पासवर्ड चाहिए, राइट? सो ये सारे कॉमन फीचर्स है जो मुझे कहीं ना कहीं यूज करने रहते हैं, राइट? वो चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनटू द प्रॉपर्टीज, राइट? इसके अलावा हम क्या और चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसके अलावा हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके पाथ, राइट? अगर हम वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन के लिए सिर्फ जावा टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। देयर आर सर्टेन अदर टेक्नोलॉजीज वी आर गोइंग टू यूज एज अ फ्रंट एंड, राइट? मुझे HTML यूज करना पड़ेगा, राइट? मुझे JSP यूज करना पड़ेगा, मुझे CSS यूज करना पड़ेगा, मुझे बूटस्ट्रैप यूज करना पड़ेगा, राइट? ये सारी चीजें मुझे क्या करनी पड़ेगी? यूज करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें अगर मैं यूज कर रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन के लिए, तो मुझे उसको पाथ भी आइडेंटिफाई करके देना पड़ेगा, राइट? सो फॉर पाथ डिक्लेरेशन वी कैन इवन यूज अ प्रॉपर्टीज फाइल, राइट? तो आप उसको भी प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर मेंशन कर सकते हो, राइट? तो ये सो सारी चीजें वो आप कर सकते हो। इवन नॉट यू कैन डिफाइन अ एप्लीकेशन सर्वर पॉड नंबर, राइट? अब कोई भी एप्लीकेशन होता है, वेब एप्लीकेशन होता है, तो वो सर्वर बेस्ड रन होता है, राइट? जैसे हमारा एप्लीकेशन हम जावा के अंदर बनाते हैं, तो उसके लिए हम टॉमकैट सर्वर यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये जो टॉमकैट सर्वर है, अगर मुझे उसका पॉड चेंज करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी हम रजिस्टर कर सकते हैं इनटू द प्रॉपर्टीज फाइल। तो वैसी चीजें जो हमारे लिए कॉमन एक फ्लो है, राइट? कॉमन एक कंटेंट है, राइट? जिसको चेंज करने से मेरे एप्लीकेशन के अंदर के कोडिंग को मुझे चेंज नहीं करना है, तो मैं वो सारी चीजें कहाँ पे मेंशन करूंगा? वो सारी चीजें हम प्लेस करेंगे इनटू द प्रॉपर्टीज फाइल। क्लियर? ओके, यस सर। नेक्स्ट जो पार्ट है, राइट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? इसका तो सिर्फ ओवरव्यू ही है क्योंकि अभी ये यूज नहीं होता है, बट हाँ, नेक्स्ट जो पार्ट है विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज अ जेनरिक्स, राइट? अब जेनरिक्स का हम यूज क्यों करते हैं? जेनरिक्स जो है, जेनरिक्स इज अ बेसिकली यूज फॉर द कलेक्शन आफ्टर 1.7 वर्जन, राइट? 1.7 वर्जन के बाद जेनरिक्स बहुत पॉपुलर है। अब जेनरिक्स क्यों पॉपुलर है? बिकॉज वी नो दैट कि कलेक्शन ऑलवेज फॉलो और स्टोर heterogeneous data, right? We know that always it store heterogeneous objects, right?
हमें ये बताइए कि अगर मैं कलेक्शन का कोई भी क्लास यूज करूंगा, मुझे वहां पे वो क्लास फैसिलिटी वही देगा कि मैं वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकूं। एट अ टाइम आई कैन स्टोर इंटीजर, एट अ टाइम आई कैन स्टोर फ्लोट, एट अ टाइम आई कैन स्टोर अ डबल वैल्यू। तो हम वहां पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। बट इफ आई क्रिएटेड माई कलेक्शन क्लास विद द हेल्प ऑफ जेनरिक, तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा? इन दैट केस इफ यू यूज अ जेनरिक, it's strictly restricted, it's strictly restricted with your primitive object, right? वो क्या करेगा? प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे हम एरे लिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो हम कैसे करते हैं? एरे लिस्ट ए इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ऐसा करते हैं ना, राइट? और फिर हम क्या करते हैं? ए डॉट ऐड करके यहाँ पे हम वैल्यूज देते हैं, हम 10 ऐड करते हैं, फिर हम वापस वहां पे जाके क्या करते हैं? स्ट्रिंग भी ऐड करते हैं, राइट? हम हेलो ऐड करते हैं, राइट? इवन वी कैन ऐड द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, राइट? तो हम ये सारी चीजें वहां पे ऐड करते हैं। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम होल्ड करते हैं। बट अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो एरे लिस्ट है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड करे, सब वैल्यू को होल्ड ना करे, सिर्फ हेट्रोजीनियस नहीं, सिर्फ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करे, सेम ऑब्जेक्ट पे काम करे, तब आपको यूज करना है क्या? जेनरिक्स का यूज करना है। तब आप जेनरिक्स कैसे यूज करोगे? सो फॉर यूजिंग अ जेनरिक्स, राइट, हम उसको कैसे यूज करेंगे? तो हमें उसको पहले बताना पड़ेगा कि हमने जो एरे लिस्ट डिक्लेयर किया है वो किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यूज करना रहता है ट्रायंगुलर ब्रैकेट का, राइट? और फिर आपको वो रैपर क्लास आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप आपको चाहिए। हमें कौन सा चाहिए था? इंटीजर। सो इंटीजर के लिए रैपर क्लास कौन सा है? इंटीजर, राइट? सो दिस इज अ रैपर क्लास फॉर इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट? और फिर हम जैसे ही नॉर्मल डिक्लेरेशन करते हैं वैसे ही करना है, एरे लिस्ट एंड यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, राइट? तो ये जो हमने अभी एरे लिस्ट डिजाइन किया वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, दूसरी कोई वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं जेनरिक्स। वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट अवर कलेक्शन, राइट? लेट अस सी वन प्रोग्राम, राइट? सो दैट विल क्लियर आउट योर पिक्चर्स। हमारा जो एरे लिस्ट का प्रोग्राम था हम वही ओपन करते हैं। 1 मिनट। एरे लिस्ट एग्जांपल, ओके फाइन। सो यहाँ पे हमारा जो एरे लिस्ट था, इट्स अ हेट्रोजीनियस, स्टोरिंग अ हेट्रोजीनियस वैल्यू। बट अब हम एरे लिस्ट डिजाइन करेंगे विथ जेनरिक्स, राइट? तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंटीजर ए इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट एंड यहाँ पे हम उसको दे रहे हैं इंटीजर, राइट? तो ये हो गया हमारा homogeneous in nature, right? So let me run this code so that will clear out your picture, right? So यहाँ पे p drive cg data cd java tfs, okay fine. And now we run this code. First we are going to compile this code. So java c array list example.java. Look, it gives an error, lots of error it gives, right? 5 errors are given, right? और सब errors कहाँ पे दिया है? दिख रहा है string, right? यहाँ पे किस पे दिया? string पे। यहाँ पे किस पे दिया? float पे, right? यहाँ पे किस पे दिया? again string पे, string पे, राइट? स्ट्रिंग पे, राइट? सो जहां जहां हमने स्ट्रिंग वैल्यूज ऐड करी है वहां वहां उसने क्या दिया? एरर थ्रो किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरे लिस्ट है वो कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है? सिर्फ इंटीजर कर रहा है, राइट? तो आप कोई भी अदर वैल्यूज उसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। सो आई जस्ट चेंज दिस वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 11 कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं 12, ये नल चलो नहीं चाहिए, 20, यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ 25, ये भी हम चेंज कर देते हैं 30, और कहीं पे है या यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, और 100, राइट? सो सब अभी इंटीजर वैल्यूज है, कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी अदर वैल्यूज नहीं है, राइट? नाउ लेट मी अगेन कंपाइल दिस कोड। यस, कंपाइलेशन डन, राइट? अभी वार्निंग भी नहीं आया। अब तक हम
करते थे कभी भी कोड को कंपाइल, तो हमें दो वार्निंग मिल रही थी नोट करके, राइट? आपने देखा होगा कि अगर हम हेटेरोजीनियस ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे थे तो हमें वहां पे वार्निंग मिल रहा था। क्यों? क्योंकि जावा 1.8 में ये लोग पहले से ही बोलते हैं कि आप जेनरिक्स का ही यूज करो, राइट? बट हम नहीं करते थे, तो हमें वो वार्निंग देता था, राइट? हाँ, आपका कोड कंपाइल रन होता है, बट हाँ वो आपको वार्निंग देता है, राइट? तो यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं, देखो मिला परफेक्ट, जो इंटीजर वैल्यूज था वही सारा मिला, राइट? सो कंपाइलेशन हो गया। तो अगर आपको आपके कलेक्शन को करना है रिस्ट्रिक्ट, तब जाके आप किसका यूज कर सकते हो? जेनरिक्स का। क्लियर? सो जेनरिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? ऐसा नहीं है कि आप जेनरिक के लिए सिर्फ प्रिमिटिव डेटा को ही यूज कर सकते हो। आपको ऐसा लगे कि मुझे क्लास की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे अगर मैंने कोई क्लास डिजाइन करा है, क्लास करके, क्लास टेस्ट करके कोई क्लास मैंने डिजाइन किया, अब ये टेस्ट क्लास को मुझे एरे लिस्ट को पास कर देना है कि आपको सिर्फ टेस्ट के ही ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है, ऐसा मुझे बता देना है, तो आप ऐसा कर सकते हो एरे लिस्ट, और यहाँ पे आप कर सकते हो टेस्ट ए इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे आप कर सकते हो टेस्ट, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एरे लिस्ट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को ही होल्ड करेगा, और किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं करेगा। अगर आपके पास बहुत सारे क्लासेस है, टेस्ट है, डेमो है, एक्सेट्रा, बहुत सारे क्लासेस है, उसमें से सिर्फ वो किस क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा? टेस्ट के। सब क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आप उसको वैसे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, इसे भी हम जेनरिक्स ही कहते हैं, राइट? दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक्स, राइट? वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट अवर कलेक्शन क्लास विथ सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनरिक्स ही बोलते हैं। क्लियर? ये सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे क्रड ऑपरेशन के अंदर, राइट? हम जब भी क्रड में जाएंगे वेब टेक्नोलॉजी के अंदर, तब सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करने वाले हैं, जेनरिक्स का, राइट? तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हमने डाला हुआ है, राइट? ओके, सो दिस इज इट। तो यहाँ पे आपका पूरा जो यूटिल का कलेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, राइट? अब यहाँ पे हम और दो क्लासेस का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम यूटिल क्लास को क्लोज कर देंगे, राइट? जो फर्स्ट क्लास है, राइट, कलेक्शन का आपका काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं कलेक्शन के कोई क्लास को छूने वाला नहीं हूं, बट यहाँ पे एक और क्लास है, वो है स्कैनर क्लास, राइट? आई थिंक यू नो अबाउट द स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास इज यूज्ड टू टेक input from the user side, right? If you want to take the input from a user side, you can choose a scanner class, right? आप तब scanner class का use कर सकते, और right, अब scanner class का benefit क्या है कि if user want to user want to take input as integer, so no need to convert that value in integer, right? Because the method which is provided by the scanner class is automatically convert that value in particular data type, right? वो क्या करेगा? खुद से ही उस डेटा टाइप के अंदर उसको कन्वर्ट करके आपको दे देगा, राइट? तो ये उसका बेनिफिट है स्कैनर क्लास का, राइट? सो स्कैनर क्लास अगर आपको यूज करना है, देयर इज अ वन स्टेटमेंट विच इज अ वेरी यूजफुल स्टेटमेंट। यू हैव टू डिफाइन अ स्कैनर क्लास, राइट? You have to define a reference variable of that scanner class. SC is a reference variable, then scanner। अब आपको इनपुट कहाँ से लेना है? इनपुट आपको लेना है सिस्टम से, और सिस्टम के भी इनपुट कंपोनेंट्स है, राइट? हमारे इनपुट कंपोनेंट्स कौन से रहते हैं? हमारा इनपुट कंपोनेंट रहता है माउस और कीबोर्ड, राइट? तो अगर मुझे वहीं से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन, राइट? सिस्टम डॉट इन मीन्स वी आर टेकिंग द इनपुट, हम इनपुट ले रहे हैं, और वो इनपुट्स हैंडल कौन करेगा? वो इनपुट हैंडल करेगा एससी, उसको हैंडल करके देगा। सो राइट, सो एससी इज अ रेफरेंस वेरिएबल, वो उसको क्या करेगा? टेकल करेगा। अब ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्कैनर का, बट अगर मुझे वैल्यू उसमें से फैच करवाना है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा इंटीजर ए, और उस इंटीजर ए को मुझे वैल्यू असाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे? एससी डॉट
नेक्स्ट इंट, राइट। यहाँ पे आपको देना है क्या, इंट। तो ये क्या करेगा, आपने जो भी वैल्यू डिफाइन किया राइट एट अ रन टाइम, वो वैल्यू को वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर और स्टोर कर देगा कहाँ पे, ए के अंदर। अब तक हम क्या करते थे, अब तक हम इसको कन्वर्ट करवाते थे विद द हेल्प ऑफ पार्स इंट वेरिएबल, राइट। हम कन्वर्जन खुद से करते थे, राइट। अब वो कन्वर्जन हमें नहीं करना है, वो कन्वर्जन हमें स्कैनर क्लास खुद करके देगा। क्लियर। अगर आपको फ्लोट में करना है तो नेक्स्ट फ्लोट, अगर आपको डबल में करना है नेक्स्ट डबल, अगर आपको लाइन बाय लाइन जाना है तो सिर्फ नेक्स्ट, राइट। लाइन बाय लाइन जाना है तो सिर्फ नेक्स्ट, राइट। देयर आर सर्टेन मेथड्स आर देयर इन अ स्कैनर क्लास। इफ यू सी, 1 minute, let me clear out java c, sorry, java p, java dot util dot scanner, राइट। दिस ऑल आर द मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास, राइट। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है ये सारी मेथड है, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट लॉन्ग, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, राइट। ये सारी मेथड्स है, नेक्स्ट बाइट। जिस भी डेटा टाइप में आपको कन्वर्जन करना है उस डेटा टाइप को आपको क्या करना है, यूज करना है, राइट। अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो वहां पे सारी मेथड्स आपको मिलेगी, राइट। सो डिलिमिटर्स भी है, राइट। टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग है, हैज नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूज होता है फॉर अ स्ट्रिंग पर्पस, राइट। वैसे ही कहीं पे इंटीजर भी होगा, ये रहा नेक्स्ट इंटीजर दिख रहा है, नेक्स्ट इंटीजर है, नेक्स्ट लॉन्ग है, नेक्स्ट फ्लोट है, राइट। तो नेक्स्ट डबल है, राइट। तो आप कहीं पे भी आपकी जो भी वैल्यू आप रन टाइम पे दे रहे हो उसको आपको आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। अब वो यूज कैसे करना है, राइट। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल सो दैट विल क्लियर योर पिक्चर। सो स्कैनर class, okay, now here we can define, we have to define a scanner sc equals to new scanner, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है सिस्टम डॉट इन, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे वैल्यू लेना है, राइट। तो मैं एक सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, राइट। मैं इतना बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ए। सेम लाइन पे करते, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाते। अब यहाँ पे उसको स्टोर करते हैं ए के अंदर, इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। तो ये हो गया। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कि हमें वैल्यू हमारा मिल रहा है कि नहीं। वैल्यू ऑफ ए इज यहाँ पे प्लस ऑफ, राइट। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी यूटिल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो ये हो गया हमारा। नाउ लेट मी हिट दिस कोड इन आवर कंसोल। आ गया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है मीन्स मुझे उसको वैल्यू देना है, राइट। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 12, वैल्यू मुझे मिला 12। वापिस अपन रन करते हैं, जावा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं दे रहा हूँ कुछ भी कैरेक्टर स्ट्रिंग, दे दिया एक्सेप्शन, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू क्या एंटर करना था, इंटीजर। हमने क्या किया, स्ट्रिंग, तो उसने कर दिया एक्सेप्शन थ्रो, सो ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं हुआ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 10.2, अगेन एक्सेप्शन, हमने दिया हमें देना था इंट और हमने दिया फ्लोट, सॉरी डबल काइंड ऑफ, नॉट ऑफ फ्लोट, ये डबल है, राइट। तो यहाँ पे भी इनपुट क्या हुआ, मिसमैच हुआ। देखा यहाँ पे एक्सेप्शन क्या थ्रो कर रहा है, इनपुट मिसमैच। एक्सपेक्टेड जो था वो एक्सपेक्टेड आपको नहीं मिल रहा है, राइट। अगर मुझे स्ट्रिंग ही करवाना होता तो मैं यहाँ पे करता नेक्स्ट का यूज, नेक्स्ट इज यूज फॉर अ स्ट्रिंग, राइट। Let me again hit the string cannot be, yeah, 1 minute, we have to define a string variable, okay। so compilation done, और यहाँ पे enter the value आ गया, कुछ भी ऐड करो, लोग वैल्यूज हमें मिला। सो नेक्स्ट मेथड इज यूज फॉर अ स्ट्रिंग, राइट। अगर यहाँ पे आप न्यूमेरिक 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिक एंटर करोगे तो वापस क्या होगा, हाँ वो स्ट्रिंग में ले लेगा, न्यूमेरिक को वो सीधा ही कन्वर्ट कर सकता है, बट हम न्यूमेरिक से
सॉरी स्ट्रिंग से न्यूमेरिक नहीं जा सकता, बट न्यूमेरिक को वो स्ट्रिंग में कंसीडर कर सकता है, राइट। तो ये है आपका स्कैनर फंक्शन। स्कैनर फंक्शन इज मोस्ट प्रोबेबली यूज फॉर टेकिंग अ इनपुट, राइट। सो इन जावा अगर आपको इनपुट लेना है, राइट, इन जावा इफ you want to take inputs, then how many way? There are three ways is there, right? The first way is हमने देखा था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, बताया था ना मैंने, कि भूल गए हो? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पता है कि भूल गए हो? पता है। पता है, ओके। सो फर्स्ट था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, दूसरा है स्कैनर क्लास, एंड द थर्ड वन इज बफर रीडर क्लास, राइट। तो ये तीन रास्ते हैं अगर आपको इनपुट लेना है फ्रॉम यूजर साइड फ्रॉम योर जावा प्रोग्राम, तो आप यूज कर सकते हो इनमें से किसी भी रास्ते को, राइट। बट एक चीज याद रखनी है, अगर मैं कमांड लाइन यूज कर रहा हूँ या अगर मैं बफर्ड क्लास यूज कर रहा हूँ, मुझे कंपलसरी मेरे कंपोनेंट्स को या मेरे इनपुट्स को कंपलसरी कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अगर मैंने उसको कन्वर्ट नहीं करवाया तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। बट अगर मैं स्कैनर क्लास यूज कर रहा हूँ तो उसकी जो मेथड्स है वो मेथड हमें हेल्प करती है टू ऑटोमेटिक कन्वर्जन, राइट। तो वो एक बेनिफिट है, राइट। तो यहाँ पे कमांड लाइन अगर हम यूज कर रहे हैं, सो कन्वर्जन इज डन मैन्युअली, बट यहाँ पे जो है स्कैनर क्लास, इन दैट कन्वर्जन इज डन बाय ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे आपको करवाने की जरूरत नहीं है। अगेन अगर आप बफर रीडर क्लास यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको उसको मैन्युअली कन्वर्जन करवाना पड़ेगा, राइट। तो दिस ऑल आर द क्लासेस विच वी यूज एज अ टेकिंग अ इनपुट इन जावा। सो ये एक क्लास था जो हमें आज डिस्कस करना था। दूसरा एक क्लास है, वो है हमारा डेट क्लास है। Date class is used to process our system date, राइट। अगर आपको सिस्टम की डेट से काम करना है तब आप यूज कर सकते हो डेट क्लास का, राइट। सो डेट क्लास जो है वो आपका यूज होता है टू आइडेंटिफाई योर डेट्स, सिस्टम डेट्स इन योर जावा प्रोग्राम, राइट। तो आप यूज कर सकते हो डेट क्लास का, राइट। अब डेट क्लास का यूज करना है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो बहुत ही सिंपल है, राइट। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन डेट डी इक्वल्स टू न्यू डेट, राइट। तो ये क्या करेगा, और फिर कर दो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ डी, राइट। ये क्या करेगा, जैसे ही आप इस डी को प्रिंट करवाओगे, राइट, वो क्या करेगा, आपकी सिस्टम का जो ये टाइम होता है, यहाँ पे जो भी टाइम होता है वो टाइम को आइडेंटिफाई करके वो टाइम आपको दे देगा विथ अलोंग विथ योर करंट डेट, योर पर्टिकुलर टाइम विथ आवर मिनट्स एंड सेकंड्स, राइट, एंड IST फॉर्मेट, राइट। सो ये आपको वो चीज करके दे देगा, राइट। अगर मैं इसको रन करते हैं हम यहाँ पे स्कैनर क्लास के अंदर ही मैं इसको डाल देता हूँ 1 मिनट, जस्ट कमेंट ऑल द स्कैनर कंटेंट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डेट। यूटिल का ही ये पैकेज है तो उसको चेंज हमें नहीं करना है। कंपाइलेशन डन। लुक डेट्स क्या मिली हमें, सैटरडे, आज सैटरडे है, राइट, अगस्त 01, अभी 9 बजे है, 56 मिनट हुआ था, 58 सेकंड हुआ था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अभी 2020 ईयर चल रहा है, राइट। तो हमें पूरा सिस्टम का डेट यहाँ पे मिला, राइट। तो डेट जो है क्लास, वो क्लास हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू आइडेंटिफाई द सिस्टम डेट। अगर आपको सिस्टम डेट आइडेंटिफाई करना है तब जाके हम यूज कर सकते हैं डेट क्लास का, राइट। बट इन जावा 8, राइट, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, राइट। बट इन जावा 8 a new date and time API is introduced by the जारडा, राइट। जारडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक नया डेट एंड टाइम API बनाया है। वो API
आपको इससे बहुत एडवांस फीचर्स देता है, राइट। जैसे आपको पर्टिकुलर, राइट, अभी हमें जो डेट मिला उसमें टाइम अटैच था, राइट, उसमें टाइम क्या था, अटैच था। बट अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ डेट चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो, स्पेसिफिकली टाइम चाहिए तो आप कर सकते हो, स्पेसिफिकली आवर्स चाहिए तो आपको मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली मिनट्स चाहिए तो आपको मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली सेकंड्स चाहिए तो आपको मिल सकते हैं, करंट मंथ चाहिए तो आपको मिल सकता है, करंट डे डेज नहीं डे कौन सा है वो मिल सकता है, राइट, करंट ईयर मिल सकता है, राइट। तो ये जो है ये बहुत डीप पूरा एपीआई है, राइट। ये लॉन्च हुआ जेडीके 8 के अंदर, जो लॉन्च किया जारडा ने, राइट। सो अभी इंडस्ट्री डेट एंड टाइम एपीआई का यूज करती है, वो पुराना जो यूटिल पैकेज का जो डेट एंड टाइम है उसको वो लोग यूज नहीं करते हैं, राइट। इफ यू सी, राइट, आप सिर्फ गूगल में जाके इतना लिखना, डेट एंड टाइम एपीआई इन जावा 8, राइट। तो आपको यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन उसका मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे या वी जस्ट फॉलो द ओरेकल हेल्प सेंटर, राइट। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, राइट। दिस इज अ मेन एपीआई, राइट, ऑफ डेट एंड टाइम, राइट। ये पूरा उसका क्लास समरी है, क्या क्या आपको मिल सकता है, ईयर मिल सकता है, ईयर ऑफ मंथ मिल सकता है, जोन आईडी मिल सकता है, राइट। ये सारी चीजें आप मिल सकती है, आपको डे ऑफ वीक मिल सकते हैं, मंथ मिल सकता है, राइट। तो ये पूरा आपको मिल सकता है, राइट। सर टाइम एपीआई, डेट एंड टाइम एपीआई इसको बोलते हैं, राइट। एंड इट्स अगेन इंट्रोड्यूस बाय जारडा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से नए फीचर्स लॉन्च हुए हैं जेडीके 8 के अंदर। उसमें से एक फीचर है आपका डेट एंड टाइम एपीआई विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जारडा। ओके, क्लियर। ओके, सो यहाँ पे अब आपका पूरा कलेक्शन कंप्लीट हो गया है, राइट। नॉट अ सिंगल क्लासेस रिमेनिंग। वैसे तो अभी बहुत सारे नए नए क्लासेस इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, बट हाँ अभी के लिए ये यहाँ तक का जो कंटेंट है इट्स इनफ टू टेक अ जॉब, राइट। बिकॉज अभी जो नए नए क्लासेस आ रहे हैं उसमें से एक नया क्लास है कॉनकरेंट हैश मैप है, राइट। जो हमने हैश मैप पढ़ा, हैश मैप क्या करता था, हैश मैप आपको इंडेक्स ऑर्डर प्रिजर्व करके नहीं देता था, राइट। अब वही चीज आपको कॉनकरेंटली वो देता है। कॉनकरेंटली मीन्स मल्टीपल थ्रेड्स कैन बी एक्सेस दैट पर्टिकुलर सिनारियो साइमल्टेनियसली एज फास्टर एज फ्रॉम द करंट क्लास, राइट। जो करंट क्लास है उससे भी ज्यादा फास्टर वे से वो आपको रिजल्ट एनालिसिस करके देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको करके देता है, नए नए क्लासेस जो आए हैं वो करके देते हैं, राइट। और एक चीज है, कलेक्शन अगर हम यूज करते हैं, राइट, कलेक्शन के अंदर एक चीज बहुत कॉमन क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, राइट, कि व्हाट इज सीरियलाइजेशन, serialization and deserialization, राइट, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। सो ये क्वेश्चंस मैंने एक बहुत बार सबसे इंटरव्यू में पूछा है और वो लोग भी पूछते हैं जो आप जहाँ पे आप कंपनी में जाते हो। सो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या है, पहले मैं आपको सिंपली ये समझाता हूँ। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं है, बट ये जो है वो इंटरनल बिहेवियर है ईच एंड एवरी क्लास का विच इज यूज इन अ कलेक्शन, राइट। कि सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन होता क्या है, राइट। तो अगर मैं बात करूं हमारे सिस्टम की, राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो जनरली हम क्या करेंगे, वी हैव अ क्लाइंट मशीन और वी हैव अ सर्वर मशीन, राइट। हमारे पास ऐसे ही एप्लीकेशन रहेंगे जहाँ पे एक क्लाइंट होगा, जहाँ पे आपके सर्वर होगा, राइट। तो यहाँ पे एक क्लाइंट मशीन है, ये आपका सर्वर मशीन है। अब कोई भी डेटा अगर क्लाइंट टू सर्वर माइग्रेट हो रहा है, राइट, तो वो किस मैनर में होना चाहिए, वहां पे वो मैनर में होना चाहिए, सिक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए, राइट। द फर्स्ट थिंग सिक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए, राइट। और अगर हम कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं, राइट, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, तो वो एज अ स्ट्रिंग कभी ट्रांसमिट नहीं होता है, वो ट्रांसमिट होता है एज अ पैकेट्स, राइट। वो कैसे ट्रांसमिट होता है, एज अ पैकेट। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है और वो ऑब्जेक्ट्स को मुझे क्लाइंट टू सर्वर ट्रांसमिट करवाना है, तो मैं डायरेक्टली उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो क्लासेस है, राइट, जितने भी कलेक्शन क्लासेस है, वो क्लासेस कहीं ना कहीं इंटरनली एक
इंटरफेस को कॉल करते हैं और वो इंटरफेस है सीरियलाइजेबल इंटरफेस, राइट। अगर आप देखोगे 1 मिनट में जस्ट आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, या 1 मिनट, ओके एक काम करते हैं, ओके फाइन। सो यहाँ पे लेट्स सी जावा p java dot util dot array list। अगर आप एरे लिस्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, राइट, तो यहाँ पे दिख रहा है जावा डॉट आईओ डॉट सीरियलाइजेबल दिख रहा है पीछे, राइट। इम्प्लीमेंट्स, ये इंटरफेस है, इम्प्लीमेंट्स विद लिस्ट, रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल। अब ये जो सीरियलाइजेबल कॉन्सेप्ट है, ये सीरियलाइजेबल कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये सीरियलाइजेबल कॉन्सेप्ट आपके ऑब्जेक्ट को सिक्वेंशियली इन फॉर्म ऑफ द पैकेट्स आपके क्लाइंट टू सर्वर उसको भेजता है, राइट। तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, राइट। टू पासिंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लाइंट टू सर्वर। अब सर्वर को वो मिले, राइट, तो सर्वर को क्या करना पड़ेगा, जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। डीसीरियलाइज मींस उसको क्लब करने हैं ना, सारे क्लब करेंगे तो उसको कुछ रिजल्ट मिलेगा, राइट, अदरवाइज उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा। और वो जो कंबाइन करने की प्रोसेस रहती है उसको हम बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन, राइट। तो सीरियलाइजेशन इज अ डिफरेंट पार्ट, deserialization is a different part, right? So but basically that concept is you have to pass your objects from one machine to another machine. You should compulsory serialize that object, and that object will be fetched on a destination machine and deserialize that particular object to get the perfect result, right? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, deserialization बोलते हैं, राइट। तो ये एक सिनारियो है जो, हाँ, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ये एक्चुअली इनबिल्ट अप्रोच है जावा का। आप कोई भी टेक्नोलॉजी पकड़ोगे उसके अंदर सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन उसका इनबिल्ट कॉन्सेप्ट रहता है। आप पाइथन पकड़ो, आप डॉटनेट पकड़ो, आप पीएचपी पकड़ो, कुछ भी लैंग्वेज पकड़ो, वहां पे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन इनबिल्ट ही रहता है, राइट। बट ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन एक पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, व्हाट इज सीरियलाइजेशन, व्हाट इज डीसीरियलाइजेशन। सो सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस to passing your objects from one machine to another machine, right? And deserialization process is the process to combine objects and represent that in single way, right? तो उसको हम क्या बोलते हैं, deserialization बोलते हैं। Clear? Yes, sir. Okay, now we again we just move forward with another concept, all right। मैं आज एप्लेट लेने वाला था, स्टार्ट करने वाला था, बट मैं अभी एप्लेट नहीं लूंगा आज, राइट, बिकॉज शैलेश भी नहीं है और रचना भी नहीं है। तो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे अ न्यू कॉन्सेप्ट, राइट, दैट इज अ फाइल हैंडलिंग इन जावा, राइट, हाउ वी कैन हैंडल अ फाइल। सो फाइल हैंडलिंग इन जावा, राइट। अगर आपको जावा के अंदर फाइल को हैंडल करना है, राइट, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डिफाइन सर्टेन प्रोटोकॉल, राइट। आपको सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करके ही आगे जाना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, सो देयर आर सर्टेन क्लासेस दैट वी हैव टू मैनेज, राइट। और वो क्लासेस को आपको प्रॉपरली क्या करना है, मैनेज करना है, राइट। अगेन फाइल हैंडलिंग अगर आप कर रहे हो, इट्स बिलोंग्स विद द जावा डॉट आईओ पैकेज, राइट। ये किससे बिलोंग करता है, आईओ पैकेज से। आईओ मींस इनपुट आउटपुट पैकेज, जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट पैकेज बोलते हैं। अब अगर हम आईओ पैकेज की बात करें, मैं पहले सिर्फ आईओ पैकेज का आपको डिस्कशन समझा देता हूँ क्या है। अगर हम आईओ पैकेज की बात करें, इनपुट आउटपुट पैकेज की बात करें, सो इनपुट आउटपुट जो पैकेज है वो काम करता है दो स्ट्रीम पे, राइट। देयर इज ए टू स्ट्रीम्स आर मेनली आइडेंटिफाई इन आईओ पैकेज, राइट। द फर्स्ट स्ट्रीम इज बाइट स्ट्रीम क्लासेस and second one is character stream classes। अब बाइट स्ट्रीम क्लासेस और कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस में डिफरेंस क्या है,
बाइट स्ट्रीम क्लासेस जो है वो आपका डेटा ट्रांसमिट करता है इन फॉर्म ऑफ बाइट, राइट। इन बाइट स्ट्रीम क्लासेस डेटा विल पास फ्रॉम one location to another location in form of बाइट्स, राइट। आपका डेटा इन फॉर्म ऑफ बाइट्स में स्टोर होता है। अब क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि सर वैसे तो कहाँ भेजेगा, राइट। तो इट सेंड्स your data, it sends your data in program as input. You can even send that in file to process, right. You can even send that in database, you can even send on network, राइट। सो आप सब जगह पे आपके डेटा को क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, राइट। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं विद बाइट स्ट्रीम क्लासेस। तो वहां पे डेटा आपका ट्रांसमिट होता है इन फॉर्म ऑफ बाइट। बट अगर हम कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस का यूज करें तो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस जो है वो डेटा विल पास इन फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, और ये जो फॉर्मेट होता है वो होता है UTF-8 फॉर्मेट होता है, राइट। यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, इट्स अ ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाइड वन ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रांसफर मैकेनिज्म, राइट। वो जो सब लैंग्वेजेस जिसको फॉलो करती है, राइट। सो उस फॉर्मेट में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है और उसको सेंड करता है। अब बाइट स्ट्रीम क्लासेस और कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस के भी फर्दर बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे फाइल है, बाइट बफर इनपुट स्ट्रीम है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम है, right. So there are numbers of classes are there, right, but not each and every classes is required, right. सब classes use नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत कम क्लासेस हम यूज करते हैं, राइट। उसमें से जो एक क्लास है जो हम यूज करते हैं इन अ वेब एप्लीकेशन टू पासिंग अवर डेटा ऑन अ कंसोल, वो क्लास है प्रिंट राइटर क्लास, राइट। सो प्रिंट राइटर क्लास इज यूज्ड टू print your content on your web pages। अगर आपको वेब पेज पे डेटा पास करना है तो आप यूज कर सकते हो प्रिंट राइटर क्लास का। प्रिंट राइटर जो क्लास है वो java.io पैकेज का ही क्लास है, बट ये मेजरली यूज होता है सर्वलेट के अंदर और JSP के अंदर, राइट। सो हम ये यूज करेंगे सर्वलेट और JSP के अंदर, तब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा, राइट, कि हमें क्या करना है, हमें कौन सा कंटेंट वेब पेज पे पास करना है, और वो जो वेब पेज पे हम पास करेंगे वो पास करेंगे थ्रू प्रिंट राइटर क्लास ही पास करेंगे। सो एक क्लास है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो है प्रिंट राइटर। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे फाइल हैंडलिंग के बारे में, राइट। सो फाइल हैंडलिंग जो कॉन्सेप्ट है, राइट, फाइल हैंडलिंग अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द java.io पैकेज, और हम विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग हम क्या करेंगे, हम हमारा डेटा एक्सेस कर पाएंगे, राइट। हमें अगर डेटा को एक्सेस करना है तो हम जो फाइल के पास अवेलेबल है वो डेटा को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कर सकते हैं थ्रू द फाइल हैंडलिंग, हम उसको कर सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्ट्रीम, राइट। अगर पहले तो ये समझना है कि आईओ जो पैकेज है वो पैकेज काम कैसे करता है, राइट। तो उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना रहता है कि पहले तो स्ट्रीम कैसे काम करता है, स्ट्रीम क्या होता है, राइट। स्ट्रीम is nothing but similar like a pipeline which pass the water in fixed direction, right। पाइपलाइन क्या करता है, फिक्स डायरेक्शन में ही आपके वाटर को सप्लाई करता है,
राइट। वैसे ही स्ट्रीम भी क्या करता है, स्ट्रीम जो है वो इट्स पास योर डेटा इन फिक्स्ड डायरेक्शन, राइट। तो वो ये भी क्या करता है, आपके डेटा को ट्रांसमिट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको टेक्निकली, राइट, तो यहाँ पे ये हमारा एक जावा का प्रोग्राम है, इट्स अवर जावा प्रोग्राम, राइट। ये दिस इज अवर जावा प्रोग्राम, राइट। और यहाँ पे वी हैव अ फाइल, राइट, वी हैव अ फाइल ऑफ टेक्स्ट फाइल, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है abc.txt करके एक फाइल है। अब मुझे जावा प्रोग्राम से टेक्स्ट फाइल्स को कम्युनिकेट करना है, तो मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्रिएट द स्ट्रीम, राइट। मुझे दोनों के बीच में एक स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, राइट। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रीम इन बिटवीन ऑफ अ प्रोग्राम एंड योर टेक्स्ट फाइल। अब ये जो स्ट्रीम है उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि वो आपके डेटा को ट्रांसमिट करेगा, राइट। आप वो क्या करेगा, वो आपके डेटा को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम योर जावा प्रोग्राम टू योर abc.txt फाइल पे, राइट। वो पहले वहां ट्रांसमिट करेगा, राइट। इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस ऑपरेशन इज नोन एज राइट ऑपरेशन। अगर आपको आपके प्रोग्राम थ्रू आपको फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाना है, डेटा को प्लेस करवाना है, तब आप राइट ऑपरेशन यूज कर सकते हो, एंड दैट विल बी हैपन बाय योर स्ट्रीम, राइट। अब सेम अगर मुझे रिट्रीव करवाना है फ्रॉम abc.txt, अगर रिट्रीवेशन हम कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, वो अब हमें करना है सेम फ्रॉम फाइल टू, हम क्या करेंगे थ्रू द स्ट्रीम, हम उसको रीड करवाएंगे इन योर जावा प्रोग्राम, और उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, रीड ऑपरेशन, राइट। तो अगर हमें रीडिंग और राइटिंग करना है फ्रॉम योर प्रोग्राम टू योर एबीसी फाइल, राइट, तो वी रिक्वायर्ड अ स्ट्रीम, राइट। हमें क्या चाहिए, एक पाइपलाइन चाहिए जो डेटा को ट्रांसमिट कर सके फ्रॉम अवर प्रोग्राम टू अवर टेक्स्ट फाइल, फ्रॉम अवर टेक्स्ट फाइल टू अवर प्रोग्राम। क्लियर? Yes, sir. Okay, so before that, before we move forward to the file, right, first there is a two classes are there, right, that we have to know about the use of that particular classes. The first class is file output stream class, right. This class you have to pass a location of file, राइट, आपको यहाँ पे पास करना है लोकेशन ऑफ फाइल, राइट। दिस क्लास इज यूज टू राइट कंटेंट, राइट। अगर आपको कंटेंट राइट करना है तो आप यूज कर सकते हो फाइल आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट मीन्स वी हैव टू राइट। अगर मुझे रीड करना है तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास, राइट। अगेन यू हैव टू पास द लोकेशन, राइट, आपको लोकेशन देना ही है, राइट। इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। इसके अलावा एक और क्लास आता है फाइल क्लास, राइट। फाइल क्लास इज यूज टू आइडेंटिफाई इट्स यूज टू आइडेंटिफाई योर फाइल लोकेशन, राइट। अगर आप डायरेक्ट लोकेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो, बट अगर आपको डायरेक्ट लोकेशन नहीं देना है, आपको थ्रू फाइल ही उसको लोकेशन देना है, तो आप यूज कर सकते हो क्या, फाइल क्लास का भी यूज कर सकते हो, राइट। तो तीनों के तीनों ऑप्शंस है, आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आप फाइल इनपुट स्ट्रीम डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और उसके अंदर भी पाथ दे सकते हो। अगर आपको पाथ सेपरेटली देना है, अलग से देना है, तो आप फाइल क्लास का भी यूज कर सकते। अगर मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज कर रहा हूं और मुझे डेटा राइट करवाना है, तो देयर इज वन फंक्शन ओवर देयर, राइट फंक्शन, राइट। राइट फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा, राइट। आपके डेटा को राइट करने के लिए यूज होता है राइट। और अगर आपको उसको रीड करवाना है तो आप यूज कर सकते हो इनपुट स्ट्रीम का एक फंक्शन है, वो है रीड फंक्शन है, राइट। डेटा को रीड करवाने के लिए आपको यूज करना है रीड फंक्शन का यूज करना है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम कभी भी स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं, राइट,
तो वहां पे आपको कंपल्सरी आपका काम कंप्लीट होने के बाद आपको स्ट्रीम को क्या करना रहता है, क्लोज करना रहता है। हमारे पास जो पाइप अवेलेबल रहता है, स्ट्रीम अवेलेबल रहता है, उस स्ट्रीम को हमें सिक्योरली क्या करना रहता है, क्लोज करना रहता है, राइट। सो क्लोजिंग इज रिक्वायर्ड, right? So for that you have to use a close method, right? Close method is used to close your stream. आपका ऑपरेशन खत्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी फाइल का लोकेशन क्लोज करना है। क्लियर? Yes, sir. Okay, now let me write one program here, right? So that will clear out your picture. File out. ओके, अब पहला काम क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, वी हैव टू रजिस्टर फाइल लोकेशन, राइट। आपको क्या करना है, फाइल लोकेशन रजिस्टर करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, फाइल f इक्वल्स टू न्यू फाइल, और यहाँ पे इन ब्रैकेट आपको क्या देना है, आपका फाइल का लोकेशन देना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फोल्डर है ई ड्राइव के अंदर, राइट, उसके अंदर हमारा जो जावा tfs वाला फोल्डर है, उसके अंदर ही हम फाइल को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, राइट। अब हम क्या करने वाले, पहले हम करेंगे राइट करने का ट्राई करेंगे, डेटा राइट करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो आई जस्ट कॉपी द पाथ, और उस पाथ को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां जहां सिंगल सिंगल कोट है, सिंगल स्लैश है, वहां पे आपको डबल स्लैश कर देना है। दिस इज द वर्किंग सिनेरियो ऑफ योर फाइल लोकेशन, राइट। और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ test.txt, राइट। तो ये मेरा फाइल अभी रजिस्टर्ड हो गया, राइट। हाँ, test.txt वहां पे अवेलेबल नहीं है, अभी हमने कोई फाइल नहीं बनाया test.txt, तो वहां पे अवेलेबल भी नहीं है, बट हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमें चेक करना है कि हमारा कंपाइलर हमें कौन सा एरर दे रहा है, तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें राइट करवाना है, और राइट करवाने के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज अ फाइल आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम क्लास। आपको आउटपुट स्ट्रीम क्लास का क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे लिखो फाइल आउटपुट स्ट्रीम, राइट, और यहाँ पे करते हैं अपन एफ आउट और न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और आपको यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। तो हमने पाथ कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, एफ के पास पाथ अवेलेबल ही है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एफ को क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, तो वो पाथ वहां से फैच कर लेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, अपने को कैरेक्टर राइट करवाना है, तो मैं लिख रहा हूँ एफ डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 65 इज अ आस्की ऑफ कैपिटल ए, राइट, कैपिटल ए का आस्की है। तो एफ डॉट राइट 65, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप कि आपको क्या करना है, क्लोज करना है, राइट। तो हम ऐसे ही उसको छोड़ रहे हैं अभी, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एरर वी गेट, और बेस्ड ऑन एरर वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी एरर, राइट। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं इसको कंपाइल, राइट। एरर आने वाला है, डोंट वरी, राइट। जावा सी फाइल आउटपुट एग्जाम्पल, आ गए 4-5 एरर जो मैंने बोला था आपको कि आएगा, राइट। क्या आया, पहले तो फाइल है तो फाइल का सिंबल उसको नहीं मिल रहा है, राइट। यस, सारे क्लासेस नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज किया, सॉरी आउटपुट स्ट्रीम यूज किया और फाइल क्लास यूज किया। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, राइट। वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो पैकेज आपको डालना रहता है। सो अब हम वापस कर रहे हैं, अगेन एरर दिया, क्या दिया, कैन नॉट फाइंड, यस, फाइंड सिंबल नहीं करेगा ना, एफ आउट से राइट करना था ना, हमने ऐप से किया, चलो वो भी हमारी गलती है, उसको भी सुधारते हैं। चलो ये रहा, ये भी किया, यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ओके 1 मिनट, अगेन मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। या अब एक्चुअल एरर आया, राइट। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो अभी एक्सेप्शन जनरेट हुए, राइट। देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, राइट। ये जो है
हम अगर एफ आउट यूज कर रहे हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, तो वो हमें क्या बता रहा है कि आप एक काम करो, आप पहले अनचेक्ड एक्सेप्शन जो है उसको आप पहले हैंडल करो, राइट। मैंने आपको एक्सेप्शन टाइम पे दो चीजें बताई थी, एक रहता है हमारा चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा रहता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन मींस जो कंपाइलर पहले ही आइडेंटिफाई करे वो चेक्ड एक्सेप्शन, राइट। और जो कंपाइलर पूरा खत्म हो जाने के बाद आए रन होने के टाइम पे, वो हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन रहता है। ये हमारा चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन मींस उसने हमें पहले ही वार्न कर दिया कि अगर आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज करना है तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये कोड को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वी कैन थ्रो, हम यहाँ पे थ्रोस कर सकते हैं, राइट। सो फाइल कौन सा था, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो हमने थ्रोस कर दिया, राइट। नाउ अगेन लेट मी हिट, अभी एक और बाकी है, सो अभी एक और एरर आना चाहिए। यस, दो एरर आए, एक नहीं दो एरर मिले। अब वो एरर किसका है, वो तो चला गया, फाइल नॉट फाउंड का चला गया। अब ये किसका है, राइट और क्लोज का है, राइट। कि राइट और क्लोज अगर मेथड हमें यूज करना है तो हमें कंपलसरी किस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जाके वापस लिख दो आईओ एक्सेप्शन, राइट। तो ये भी हो गया, राइट। नाउ लेट वी हिट अगेन कंपाइलेशन, डन। सो कंपाइलेशन डन हो गया। हमने स्टिल फाइल नहीं बनाई, राइट। हमने test.txt बनाई नहीं है, राइट। सो लेट वी सी कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो फाइल आउटपुट एग्जांपल, या रन भी हो गया। नाउ लेट वी चेक इन अवर हियर, लुक test.txt खुद बनी, राइट। हमने नहीं बनाई थी, राइट, खुद उसने डिजाइन करी। लेट वी सी, यस, हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था 65 का वो हमें यहाँ पे मिल गया, क्लियर। सो वैसे आप फाइल के अंदर क्या कर सकते हो, डेटा को राइट कर सकते हो, क्लियर। अब अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये तो आपने सिंगल किया ना, सिंगल डेटा आपने स्टोर किया, बट मुझे पूरा स्टेटमेंट करवाना है, तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो फाइल स्ट्रीम क्लास है वो एक्चुअली है बाइट स्ट्रीम। मैंने आपको बताया ना दो तरह के क्लासेस होते हैं, बाइट स्ट्रीम क्लास होता है और कैरेक्टर स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो क्लास है वो बाइट स्ट्रीम क्लास है, राइट। तो यहाँ पे जो भी डेटा पास होगा वो होगा इन फॉर्म ऑफ बाइट्स ही पास होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे डेटा राइट करवाना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्ट्रिंग s equals to hello good मॉर्निंग, हमें ये स्टोर करवाना है हमारी फाइल के अंदर। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें हमारा जो ये स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द बाइट। अगर कन्वर्ट नहीं किया तो वो जाके स्टोर नहीं करेगा, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड है वो मेथड है गेट बाइट्स करके मेथड है, राइट। आपको क्या करना है, कन्वर्ट। तो आप क्या कर सकते हो, गेट बाइट इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग कैरेक्टर इनटू बाइट्स, राइट। तो वो कन्वर्ट करेगा, बट यहाँ पे एक कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर है, राइट। और हमें कन्वर्ट क्या करवाना है, एस को। सो बहुत सारे कैरेक्टर अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो हमें उसको स्टोर भी कहाँ पे करवाना पड़ेगा, वी हैव टू स्टोर दैट इन एरे, राइट। हमें किसके अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, एरे, क्योंकि एक नहीं है बहुत सारे, तो हमें एरे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एरे किसका लूंगा, मैं यहाँ पे एरे लूंगा बाइट का, बाइट b equals to b of array equals to s dot get byte। तो सारे कैरेक्टर कन्वर्ट हुए बाइट्स के अंदर और स्टोर हो गए b के अंदर। अब यहाँ पे राइट की जगह पे हम क्या करेंगे, 65 की जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ b को पास कर देंगे, राइट। तो वो वन बाय वन उसको क्या करेगा, फैच करेगा और स्टोर करेगा, राइट। सो ये हमारा हो गया। नाउ लेट मी हिट द कंपाइलेशन अगेन। सो कंपाइलेशन डन, रन करें। सो चलो रन भी हो गया। लेट मी सी अवर फाइल टेस्ट
आ गया? हेलो, गुड मॉर्निंग। राइट, तो ये हमने जावा थ्रू हमने किस फाइल को एक्सेस किया? हमने हमारी टेक्स्ट फाइल को एक्सेस करा। क्लियर? सो ये हुआ राइटिंग। अब वही चीज आपको रीड करना है। राइट, ये तो राइट किया, अब हमें रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमें कौन सा क्लास चाहिए? रीड करने के लिए हमें चाहिए फाइल इनपुट स्ट्रीम। राइट, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉमेंट में डाल रहा हूँ ये पूरा कोड। राइट, क्योंकि अब हम नया कोड यहाँ पे करने वाले हैं। राइट, फॉर रीडिंग we have to use file input stream class, right, which is again a byte stream class. right, ये क्या है? byte stream class ही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फाइल इनपुट स्ट्रीम, राइट, और यहाँ पे f in इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। कहाँ से रीड करवाना है अपने को? f में से। राइट, तो test.txt में से ही अपने को क्या करना है? रीड करना है। और अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको करने वाले हैं रीड। तो रीड करने के लिए यहाँ पे मेथड जो मैंने बताया था आपको कि रीड करके मेथड है, सो f in डॉट रीड। बट रीड अगर आप यूज कर रहे हो, इट रिटर्न्स द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ इंटीजर। राइट, तो अगर यहाँ पे आपको स्टोर करना है, आपको कंपलसरी उसको किसके अंदर होल्ड करना पड़ेगा? इंट के अंदर होल्ड करना पड़ेगा। और फिर उस इंटीजर को आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? यू हैव टू कन्वर्ट दैट इंटीजर इनटू कैरेक्टर। राइट, तो वो आपको करना है। राइट, कैसे करना है? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख दो कैर, राइट, कास्टिंग, जिसको हम बोलते हैं ना टाइप कास्टिंग, और यहाँ पे आपको पास करना है आई को। राइट, तो ये आई की जो भी वैल्यू है उसको कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। राइट, और यहाँ पे आपको आपका काम कंप्लीट होने के बाद क्या करना है? आपके स्ट्रिंग को क्लोज करना है। राइट, सो लेट वी हिट आवर कोड अगेन। कंपाइलेशन डन। क्या आया? सिर्फ एच आया, फर्स्ट कैरेक्टर हमें मिला। राइट, सिर्फ एच मिला, क्योंकि अभी हमने पूरा रीड नहीं किया, तो हमें सिर्फ क्या मिला? सिंगल कैरेक्टर ही रीड करके मिला। बट अगर मुझे पूरी स्ट्रिंग चाहिए, राइट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। राइट, तो ये सिंगल कैरेक्टर था, अब मैं आपको वो सिखाता हूँ कि वो लॉजिक कैसे लिखना है। राइट, सो यहाँ पे what we do, we'll just pass declare one variable int of I start with 0. राइट, सो मैंने 0 उसको आइडेंटिफाई करके दे दिया। अब हमें क्या करना है? डेटा को रीड करना है, और उसको पास कहाँ पे करना है? I के अंदर। सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ while लूप, while I equals to f in dot read। राइट, एफ इन डॉट रीड में से जो डेटा आ रहा है वो आई में जा रहा है, नॉट इक्वल्स टू -1। -1 मीन्स अगर हम कोई भी डेटा रीड कर रहे हैं तो उसका एक इंडेक्स होगा। राइट, अब लास्ट इंडेक्स जो होगा वो आपका 0 होगा, उसके बाद अगर स्पेस आ रहा है तो वो इंडेक्स हो जाएगा -1, उसके बाद अगर उसको कैरेक्टर नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है? -1। तो यहाँ पे आपको लिखना है एफ इन डॉट रीड नॉट इक्वल्स टू -1। अगर हम -1 तक जा रहे हैं, राइट, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम उसको 1 बाय 1 प्रिंट करवाएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे वी जस्ट पास कैरेक्टर ऑफ आई। राइट, तो यहाँ पे वी हैज जस्ट पासिंग आई। राइट, तो ये 1 बाय 1 उसको रीड करेगा और आई को कन्वर्ट करेगा इनटू द कैरेक्टर। अब मैं कर रहा हूँ उसको वापस क्लोज। राइट, तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग done। Right, now let me again hit the compilation. Now we get our string back। right, hello good morning। clear? तो ये था आपका फाइल हैंडलिंग। राइट, आपको रीड कैसे करवाना है, आपको राइट कैसे करवाना है, आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स कैसे डाल सकते हो, आप मिनिमम स्ट्रिंग कैसे डाल सकते हो, आप सिंगल कैरेक्टर फैच कैसे कर सकते हो, आप मल्टीपल कैरेक्टर फैच कैसे कर सकते। क्लियर? Yes, sir. Okay, so this is it. This is about your file handling, right? Now
Next, I'm not starting a new topic right now, right? But we just take the overview of next point. Your next point is that is your applet. Applet, it's actually the very old concept in Java, right? Which is actually right now a deprecated point, right? But what is applet? Applet is a simple Java program which used to run by वेब ब्राउजर, राइट? कि अगर आपको एप्लेट को रन करना है तो आप कर सकते हो थ्रू वेब ब्राउजर, राइट? सो इट्स एक्चुअली it's a Java program which runs with embedded with your web browser, right? In 1995, a very popular web browser is that at that time, that is a Netscape Navigator, right? अभी तो आप नाम भी नहीं सुनते होगे उसका, बट उस टाइम पे ये बहुत फेमस ब्राउजर था Netscape Navigator, और वो ब्राउजर लॉन्च किया था सन माइक्रो सिस्टम ने, जो तब एट दैट टाइम सन माइक्रो सिस्टम इज ओनली द कंपनी जो जावा को रिलीज करता था और जो जावा को मेंटेन करता था। अब उस कंपनी को ऐसा लगा कि उनको ऐसे कोड्स लिखने चाहिए कि जो सीधे ही रन हो सके आपके वेब ब्राउजर के अंदर, राइट? तो उसके लिए वो लोगों ने आइडेंटिफाई किया एप्लेट कॉन्सेप्ट को, राइट? सो एप्लेट इज वन काइंड ऑफ जावा प्रोग्राम विच इज एम्बेडेड, विच इज रन विद द हेल्प ऑफ एम्बेडेशन ऑफ योर वेब ब्राउजर। तो उस टाइम पे तो वो बहुत पॉपुलर था एट 1995, क्योंकि 1999 तक तो इंटरनेट इतना वर्ल्ड वाइड यूज नहीं होता था, उसके बाद ये बहुत सारी जगह पे यूज होने लगा। तो उसके बाद उन लोगों ने उसको अगेन रीमॉडिफाई करने का काम किया, राइट? बट एट दैट टाइम जब एप्लेट लॉन्च हुआ, एप्लेट इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, बिकॉज द कोड्स which is or the classes which is available in applet is written in C language, राइट? वो कोड्स जो क्लासेस डिक्लेयर हुए थे वो सारे सी लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर किए गए थे, जिसको हम बोलते हैं नेटिव लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट? सो ये उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये जो है क्लासेस, ये क्लासेस कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? सो ये उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जो चेंज हुआ स्विंग आने के बाद, राइट? सो एप्लेट, मैं आपको एप्लेट के भी कोड्स दिखाऊंगा, एक दो प्रोग्राम हम एप्लेट्स के भी करेंगे, एक दो प्रोग्राम हम स्प्रिंग भी करेंगे, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट। बट एप्लेट और स्विंग जो है वो दोनों कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज करते हैं आपके वेब ब्राउजर को टू रन योर कोड, राइट? तो उसके लिए ही वो मेजरली यूज होते हैं। क्लियर? Yes, sir. Okay, so we'll just stop here, right? We are not starting applet right now. We'll discuss that in a next week, all right? So applet देख लेंगे, हम swing खत्म करेंगे next week, और आपका पूरा जो module 2 है वो भी आपका complete हो जाएगा in next 2 lecture. Clear? उसके बाद हम module 3 पे जाएंगे database पे। Okay? Okay. Okay, चलिए, bye.